हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। कंप्यूटर साइंस की ये चौथी प्रैक्टिस सेट है जो डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी उपयोगी है और ये एग्ज़ाम अगले महीने में शुरू हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द मेमोरी विच डज नॉट लूज इट्स कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इज नोन एज डैश मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है और ये एक मेमोरी ऐसी है जिसमें कंटेंट्स यदि आपने सेव किया है या कंटेंट उसके अंदर है, तो यदि पावर फेल होती है तो फिर आपका वो जो डेटा है ऑटोमेटिक लॉस्ट हो जाएगा, बिना डिलीट किए ही वो आपका डेटा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जो मेमोरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। जिस मेमोरी से डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी की जो कैटेगरी होती है उसमें आता है आपको रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको आता है वोलेटाइल मेमोरी के कैटेगरी में। यदि आपका डेटा रैम के अंदर है तो पावर फेलियर होने के बाद उसकी कंटेंट्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, और इस तरीके की जो मेमोरी होती है इसमें यदि एक बार डेटा आपने सेव कर दिया तो आपका डेटा आप जब मिटाएंगे तभी उससे वो मिटेगा या उससे लॉस्ट होगा, अदरवाइज जो डेटा उसी के अंदर पड़ा रहेगा। और ऐसी मेमोरी की जो कैटेगरी होती है उसमें आपको आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अलावा आपने यदि पेन ड्राइव यूज किया है तो पेन ड्राइव भी नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में आता है। पेन ड्राइव या फिर आप सीडी का यूज किया होगा स्टोरेज के लिए, या फिर डीवीडी का यूज किया होगा स्टोरेज के लिए। मोबाइल फोन के अंदर भी आपने देखा होगा कि मेमोरी कार्ड होती है। ये कार्ड भी परमानेंट स्टोर करता है और इसमें डेटा एक बार जब सेव हो गया तो वो आपके मिटाने से ही वो लॉस्ट होगा, अदरवाइज उसमें उसी तरीके से पड़ा रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं। तो ये मेमोरी की क्लासिफिकेशन हो गई। उसमें डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है या फिर हमको डिलीट करना पड़ रहा है, इसके बेस पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा मेमोरी है जो पावर फेलियर होने के बाद भी डेटा उसका लॉस नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में आ रहा है ये। तो ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन सी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के जो डेटा होते हैं पावर फेल होने के बाद भी उससे लॉस्ट नहीं होता, उससे अपने आप डिलीट नहीं होता। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको फ्लैश से क्वेश्चन पूछा गया है, द इजीएस्ट मेथड इन फ्लैश टू ड्रॉ ए हेप्टागन इज टू यूज द। नीचे आप पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें नीचे यूज किया जाए जिसे बहुत ही आसानी से हेप्टागन आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्लैश के अंदर। तो फ्लैश के जो टूल बॉक्स होता है, टूल बार, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं एनिमेशन डिजाइन करने के लिए, उसी पे आपको एक पॉली स्टार टूल है और उस पॉली स्टार टूल के अंदर दो ऑप्शंस आपको मिलेगा। और इसके अंदर जब पॉली स्टार टूल को जब आप चूज करेंगे तो फिर उसके कुछ ऑप्शंस आते हैं और उस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आता है स्टार और एक ऑप्शन होगा आपका पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के माध्यम से ही हम लोग हेप्टागन को ड्रॉ कर सकते हैं
मतलब हमको यूज करना पड़ेगा पॉलीस्टार टूल। तो पॉलीस्टार टूल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सिर्फ पॉलीस्टार टूल से तो हम लोग हेप्टागोन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। लेसो टूल का यूज जो होता है सिलेक्शन के लिए हम लोग करते हैं, जो पिक्चर या फिर ड्राइंग हम बनाए उसमें सिलेक्शन हम लोग करना रहता है, तो लेसो टूल यूज करते हैं। चौथे ऑप्शन में भी है आपका पॉलीस्टार टूल है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टार टूल। तो स्टार स्टाइल के माध्यम से आप इस तरीके का डिजाइन आप बना सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मली स्टार आप देखते होंगे इस तरीके का डिजाइन बनता है, लेकिन हेप्टागोन आपको इस तरीके से बनेगा, जिसमें 7 आर्म होगा और 7 एंगल होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 और ये 7, इस तरीके से। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं पॉलीस्टार टूल और पॉलीगॉन के माध्यम से। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, ये इंटरनेट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको बताना ये है कि इफ द पीरियड ऑफ सिग्नल, तो पीरियड ऑफ सिग्नल को हम लोग डिनोट करते हैं टी से। तो पीरियड ऑफ सिग्नल जो आपको दिया हुआ है वो है 1000 मिली सेकेंड। पीरियड ऑफ सिग्नल को डिनोट करेंगे हम लोग टी से, और टी का वैल्यू दिया हुआ है 1000 ms। ms मतलब हो गया मिली सेकेंड। तो 1000 मिली सेकेंड जो है ये बराबर होता है 1 सेकेंड का। तो आप इसको पहले सेकेंड में आप चेंज कर लीजिए। तो 1000 ms इक्वल टू हो गया आपको 1 सेकेंड। अब सिग्नल को फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है f इक्वल टू 1/t। ये फॉर्मूला है, इस पे आपको ये पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको f इक्वल टू 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 सेकेंड यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे। इसको जब आप कट करेंगे तो f की जो वैल्यू आएगी हो गई 1 हर्ज। ये हर्ज में आ गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किलो हर्ज में आपको इसका आंसर बताना है। तो 1 हर्ज को किलो हर्ज में चेंज करने के लिए 1000 से हमें यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, मतलब कि 1000 हर्ज बराबर 1 किलो हर्ज होता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद आपको या तो इस तरीके से आएगा 0.0001 kHz किलो हर्ज, या फिर इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10⁻³ किलो हर्ज। ये आपका हो गया राइट आंसर 10⁻³ तो इसमें आपको ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 10⁻³ किलो हर्ज। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न विजुअल बेसिक से है, जिसमें एक वेरिएबल है y और y को असाइन किया गया है एक स्ट्रिंग से, और उसमें लिखा हुआ है द क्विक रेड फॉक्स जंप्ड ओवर द डॉग। y के अंदर असाइन है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक स्टेटमेंट विल असाइन द वैल्यू क्विक फ्रॉम द वेरिएबल y टू द स्ट्रिंग वेरिएबल z। ये y के अंदर इतना लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि इस चारों में से कौन स्टेटमेंट है जो सिर्फ क्विक को रिटर्न करेगा और x के अंदर उसको असाइन कर देगा। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। ए ऑप्शन में मिडिल एक फंक्शन है, मिडिल फंक्शन का यूज विजुअल बेसिक में आपको है नहीं। ये दूसरा फंक्शन आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट है, जो बिगिनिंग से 5 कैरेक्टर आपको रिटर्न करेगा। बिगिनिंग से 5 कैरेक्टर रिटर्न करेगा, मतलब यदि आप देखें तो t रिटर्न कर दिया, और उसके बाद h रिटर्न करेगा, फिर e रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे आपका एक स्पेस है वो स्पेस रिटर्न किया, और फिर उसके बाद q रिटर्न किया। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है क्विक रिटर्न करना चाहिए, तो ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, तो ये कट गया।
इसमें मीट फंक्शन है। मीट फंक्शन का काम होता है कि मिडिल से किसी भी पार्ट से आप डेटा, ये स्ट्रिंग आप कट कर सकते हैं। तो मीट फंक्शन का यूज है कि मीट में y का 5वां पोजीशन से 5 कैरेक्टर आप उठाइए। ये आपका पोजीशन दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर दिया हुआ है। तो पहले आप काउंट कीजिए 5वां कैरेक्टर कहाँ पूरा हो रहा है। तो ये T फर्स्ट हो गया, H दूसरा, E तीसरा, यहाँ पे स्पेस जो है वो हो गया आपका चौथा, Q हो गया 5वां, और 5वां से 5 कैरेक्टर आपको काउंट करना है। तो Q एक, U जो है वो दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ये आपको क्विक यहाँ पे रिटर्न करेगा और X के अंदर स्टोर कर दिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। मिड फंक्शन के माध्यम से हम लोग X के अंदर क्विक को असाइन कर सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है इन str फंक्शन, ये फंक्शन एक्चुअली में हमें ये बताता है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग R के अंदर क्विक है या फिर नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्विक है, यदि है तो ट्रू रिटर्न करेगा और यदि क्विक नहीं होता तो इसको फॉल्स रिटर्न करता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि क्विक रिटर्न करना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। 5वां प्रश्न है इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम इज डिकम्पोज इन मॉड्यूल। एक प्रोग्राम, जैसे आप C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो एक आपका क्लास है और उस क्लास के अंदर नंबर ऑफ मेथड्स या फिर मॉड्यूल्स हम लोग यूज करते हैं। क्लास के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है और फंक्शन की या फिर ये जो प्रॉब्लम है उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये कपलिंग किसे बोलते हैं या फिर कोहेशन किसको बोलते हैं। तो जो कपलिंग है वो ये डिफाइन करता है या ये हमें बताता है कि दो मॉड्यूल के बीच में कितनी इंटरडिपेंडेंसी है। कोई सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो मॉड्यूल्स है उसके बीच में कितना डिपेंडेंसी है, ये इसकी डिग्री को डिनोट करता है। यदि आप इसको सिंपल तरीका से समझना चाहे तो जैसे एक सपोज करिए कि एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हमने दो मॉड्यूल्स में, इसको दो फंक्शन में मैंने डिवाइड किया हुआ है। यदि सपोज करिए कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है इसमें इनपुट होगा, इस फंक्शन का आउटपुट इसके अंदर यदि इनपुट है तो ये फंक्शन यदि आप चाहेंगे कि एग्जीक्यूट करें तो इसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट उसको इस फंक्शन से इसके अंदर जा रही है। तो ये जो फंक्शन, मान लीजिए ये फंक्शन A है और ये फंक्शन B है, तो B जो है अपने डेटा के लिए A के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी जो है दो मॉड्यूल के बीच में कम से कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल कम होना चाहिए डिपेंडेंसी। और कपलिंग जो होता है ना, कपलिंग डिनोट करता है डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी को, और कम से कम कपलिंग होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पे मिनिमम कपलिंग आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिनिमम कपलिंग है, फिर और कहीं पे मिनिमम कपलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे एक मिनिमम कपलिंग है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मेरा आंसर नहीं होगा। अब समझते हैं कि कोहेजन किसको बोलते हैं। कोहेजन का मतलब यह है कि जो एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल के अंदर ये अलग अलग फंक्शन है ये, और ये फंक्शन बहुत ही कोरिलेट होके, एकजुट होके, टुगेदरनेस इसको हम लोग बोलते हैं कि एकजुट होके काम करना, वो डिनोट करता है कोहेजन। कोहेजन जो है इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं। यदि आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या आपको खुद को इंस्ट्रक्शन ये देना पड़ता है कि डाइजेशन को स्टार्ट करो? ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। या फिर हम लोग को ये बताना पड़ता है कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड में डिजोल्व करो? या जब हम लोग रिस्पायर करते हैं तो ये बताना जरूरी होता है कि
जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में जाओ, वहां से फिर कहाँ जाओ, ये डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो कोरिलेट होके हमारे लिए वो काम करता है, तो ये डिनोट करता है कोहेजन को। यदि मान लो कि यदि वो कोरिलेट होकर काम नहीं करे, यदि आप खाना खाए, पेट जो है डाइजेस्ट करने से यदि मना कर दे, तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माउथ और हमारे जो एब्डोमेन है या जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बीच में एक टुगेदरनेस है कि जो भी वो खाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम वो करता है। तो मैक्सिमम कोहेजन होना चाहिए दो जो एक मॉड्यूल के अंदर, सॉरी एक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जितने सारे मॉड्यूल है उसके अंदर मैक्सिमम कोहेजन होना चाहिए और मिनिमम कपलिंग होना चाहिए। तो मिनिमम कपलिंग का ऑप्शन हमने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ था, मिनिमम कपलिंग, मिनिमम कपलिंग। यहाँ पे मिनिमम कोहेजन है लेकिन यहाँ पे है मैक्सिमम कोहेजन। मैक्सिमम कोहेजन हमको खोजना था, सी हमारा होगा राइट आंसर। इसको चलते हैं एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। एक डायग्राम है, इसमें आपको दिखा रहा है कि ये एमएस ऑफिस है और इस एमएस ऑफिस को हमने इतने सारे अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो मॉड्यूल्स है ये एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है और ये कनेक्टिविटी एक सॉफ्टवेयर के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं है। यदि ऐसी डिपेंडेंसी होती, सपोज करिए कि जैसे आपको यहाँ पे कुछ डिलीशन करना है और डिलीट करने के लिए, डिलीट करने से पहले एक्सेल के अंदर आपको कुछ करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी हो गई कि पहले आपको एक्सेल में कुछ करना पड़ेगा फिर आप वर्ड के आकर यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट का कलर चेंज करने से पहले एक्सेल में जाकर कुछ करना पड़े फिर जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये जो एमएस वर्ड है एक्सेल के ऊपर इस बात के लिए डिपेंड नहीं है कि आपको यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे कट करना है या कॉपी करना है और उसको कॉपी कट या कलर चेंज करने से पहले एक्सेल में कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये इससे आइसोलेट है। तो इस तरीके का जो एप्लीकेशन होगा वो ठीक काम करेगा। लेकिन यहाँ पे इसके मॉड्यूल के बीच में एक कनेक्शन, अच्छी कनेक्शन होना चाहिए, टुगेदरनेस यहाँ पे होना चाहिए कि यदि आपको कलर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, तो आप आराम से वर्ड के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए जो अच्छी कंडीशन होती है, गुड कंडीशन होती है, उसमें लूज कपलिंग होना चाहिए और हाई कोहेजन होना चाहिए। छठा प्रश्न आपको ये दिया हुआ है डीबीएमएस से। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है पर्सन और क्वेश्चन के हिसाब से करा है कि पर्सन के अंदर आपको यहाँ पे एक पर्सन आईडी है जो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है और ये टेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें पर्सन आईडी एक कॉलम है, नेम है और एज है। ये तीन एट्रीब्यूट वाली आपको एक टेबल है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में 1000, सेकेंड वाला आपका यहाँ पे नल है और थर्ड में 1000 इसमें भरा हुआ है इसके अंदर। बाकी आपने यहाँ पे रंजन, जस्टिन, राजेश या उसके एज आपने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में पूछ लिया रहा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स वायलेटेड बाय द एबव टेबल। आपको बताना है कि कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स है जिसको इसमें वायलेट की गई है। तो जो टेबल होता है ना उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होता है जो अप्लाई करते हैं और उसके अप्लाई करने के पीछे ये कारण होता है कि जो मेरा टेबल है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, टेबल मेरा स्टेबल रहे, टेबल मेरा एक्यूरेट रहे। और इसके लिए जो हम लोग रूल्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रिटी रूल्स या फिर बोलते हैं उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फोर्स, जिसके माध्यम से आपको उस फोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो डीबीएमएस के अंदर जो कांस्टेंट की जो टाइप है वो 4 तरीके की होती है। एक होता है आपका डोमेन कांस्टेंट, एक दूसरा होता है आपका इंटीग्रिटी या एंटिटी कांस्टेंट, तीसरा होता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं हम लोग रेफरेंशियल कांस्टेंट के माध्यम से, और चौथा होता है ऑपरेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में सब दिया हुआ है, आप इसको
पहचानने की कोशिश कीजिए। यदि आप जानते हैं कि इंटीग्रिटी की टाइप कितनी है तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिलेशनल इंटीग्रिटी ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर डीबीएमएस में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात तब होती जब यहाँ पे फॉरेन की का यहाँ पे चर्चा होता, लेकिन फॉरेन की का यहाँ पे चर्चा नहीं है। जब भी आप याद रखिए कि जब भी फॉरेन की का चर्चा हो तो वहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आएगा। तीसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटी। एंटिटी जो इंटीग्रिटी है उसका मतलब होता है कि टेबल के अंदर यदि आप किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की आपने बना दिया है तो उस टेबल के अंदर उस एट्रीब्यूट के अंदर आप किसी भी रो के लिए उस डेटा वैल्यू को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पे पर्सन आईडी को ब्लैंक छोड़ दिया गया, यहाँ पे ये नल है, ये तो नल नहीं छोड़ सकते। ये फोर्स है आपके ऊपर कि यदि आपने पर्सन आईडी को प्राइमरी की बनाया है तो इसमें किसी भी हाल में आपको यहाँ पे वैल्यू भरना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए था और वो वैल्यू भी यूनिक होना चाहिए था। यदि मान लो कि यहाँ पे 1000 भर देते तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि प्राइमरी की जब डिफाइन का डेफिनेशन जो है उसमें कहा गया है कि डेटा मस्ट बी फिल्ड एंड डेटा मस्ट बी यूनिक, तो ये भी गलत हो जाता। 1000 भी आप यहाँ नहीं भर सकते, तो यहाँ तो कुछ भरा ही हुआ ही नहीं था। इसका मतलब है कि हमने इंटीग्रिटी को वायलेट किया। पहला पता चल गया कि प्राइमरी की यदि आपने किसी फील्ड को बनाया है तो उसमें वैल्यू आपको फिल करना ही पड़ेगा, तो ये आपको पता चल गया कि इंटीग्रिटी का वायलेशन है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है कि यदि आप पर्सन आईडी को जब आप ये टेबल बना रहे होंगे तो उस समय जब ये डिफाइन कर रहे होंगे टेबल को तो कुछ ना कुछ टाइप जरूर आपने इसमें दिया होगा कि ये किस टाइप का होगा। यदि मान लेते हैं कि इस पर्सन आईडी का टाइप जो है वो नंबर है, लेकिन आपने यहाँ पे तो कुछ भरा नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया उसको नल। नल का टाइप नंबर नहीं हो सकता, तो आपने यहाँ पे डोमेन इंटीग्रिटी को भी वायलेट किया इसके अंदर। तो इस छठे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। एंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटी को हमने वायलेट किया है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सिंगल कंटिन्यूअस स्पाइरल ग्लोब। ये आप देखिए जैसे दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक अरेंजमेंट इस तरीके का होगा, बीच में एक स्पेंडल होल है और उसके चारों तरफ से यहाँ पे ट्रैक्स बने रहते हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स होता है इसके अंदर, इस तरीके से बना रहेगा। और ये ट्रैक जो है फर्दर डिवाइड होगा आपको सेक्टर के अंदर। तो इस तरीके का जो डिवीजन आपको या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको मिलेगा हार्ड डिस्क के अंदर और फ्लॉपी डिस्क के अंदर। तो इसमें अलग अलग आपको दिखा रहा है, ये अलग अलग ट्रैक्स है। तो ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो ऐसे ही छट गया क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। रैम के अंदर जो रैम की स्ट्रक्चर होती है वो सेल और कुछ इस तरीके से वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपको रैम भी नहीं होगा, इसका मतलब है कि मेरा राइट आंसर होगा CD। CD के अंदर कुछ इस तरीके का ये स्पाइरल ग्रुप्स होता है, इस तरीके का सिंगल ही होता है और ये फिर फर्दर डिवाइड होगा अलग अलग सेक्टर के अंदर इस तरीके से। ये हो गया हमारा CD का बनावट। तो ये है आपका फ्लॉपी डिस्क का और ये हार्ड डिस्क का। 8वां प्रश्न है द कर्नल कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। यदि कोई मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का आप यूज कर रहे हैं यदि, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब CPU किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 प्रोसेस को ये CPU मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसी एग्जीक्यूशन के टाइम में यदि P1 ने इनपुट का यदि रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ इनपुट फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि
सीपीयू जो है खाली बैठा रहेगा नहीं, वो चाहेगा कि दूसरा कोई प्रोसेस जो P2 है, जो रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, वो उसको ये रैम के अंदर यहाँ पे लाएगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब सवाल ये है कि P1 जो प्रोसेस है उसका कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन तो हुआ होगा, और जितना एग्जीक्यूशन हुआ है उसके उसी स्टेट में सीपीयू जो है सेव कर देता है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा कि उसको सेव कर देगा। P1 प्रोसेस जितना एग्जीक्यूट हो गया है वहां तक के स्टेट को इसके अंदर सेव कर दिया। जैसे ही इसका इनपुट फंक्शन खत्म होगा, फिर से ये एग्जीक्यूट होने के लिए ये रैम के अंदर जाएगा, और फिर जहां तक एग्जीक्यूट हो चुका था वहां से फिर से ये स्टार्ट होगा। तो 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पे देख लेते हैं कर्नल के बारे में। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो डायरेक्टली जो हार्डवेयर होता है उसके साथ इंटरफेस बनाता है, और नीचे दिए गए कुछ फंक्शंस है जो वो हम लोग को प्रोवाइड करता है, जिसमें क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ द प्रोसेस, ये कर्नल हम लोग को फैसिलिटी या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रोसेस शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको सिंक्रोनाइजेशन और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कर्नल प्रोवाइड करता है। और कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यूनिक्स जो है कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है कर्नल इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which keep track the state of execution of the program by using a process control block and provides the following mechanism or functions like creation and deletion of the process, scheduling, memory management, input output management, synchronization and inter process communication। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आपको रिकर्सिव प्रोसीजर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। रिकर्सिव फंक्शन को समझने के लिए आप देखिए, कोई एक फंक्शन है, कोई फंक्शन आपने बनाया, जैसे void a नाम से एक फंक्शन बनाया, और यदि इस फंक्शन को आप किसी दूसरे फंक्शन में आप यदि कॉल कर रहे हैं, ये आपने एक C++ या C के अंदर एक फंक्शन बनाया, और यदि सपोज करिए कि आप C में बनाए या फिर C++ में इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। ऐसे भी आपको पता होगा कि मेन फंक्शन जो होता है दूसरे फंक्शन का कॉलर होता है, तो ये आपने यहाँ पे इसको कॉल किया। ये कॉलिंग जो है ना आइटरेशन कॉलिंग की कैटेगरी में आता है, टाइप में आता है। जब एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है उसको आइटरेटिव कॉलिंग बोलते हैं इसको। रिकर्सिव का मतलब होता है कि यदि ये फंक्शन है, एक फंक्शन आपको सपोज करिए कि void a फंक्शन बना रहे हैं आप, और फंक्शन a खुद को कॉल कर रहा है, यदि उसकी डेफिनेशन बॉडी में ही यहाँ पे कॉलिंग आपको लिखा हुआ है, तो एक इटसेल्फ कॉलिंग का सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि वो ए खुद को कॉल कर रहा है। तो रिकर्सिव कॉलिंग का मतलब होता है कि फंक्शन खुद को कॉल करता है, और ये जो रिकर्सिव कॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कंप्लीट, या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरा करता है किसके माध्यम से, स्टैक के माध्यम से। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है, और ये इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे कुछ पहले आपको कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्री के बारे में। दिया हुआ ये है कि फॉर ए ट्री विथ जस्ट वन नोड, एक ट्री है और उस ट्री में सिर्फ एक नोड है, और वो नोड है आपका रूट नोड। ये आपका हो गया रूट नोड। ये रूट नोड जो है, यदि एक ही नोड है और वो आपका रूट नोड है, तो उस ट्री का जो हाइट है वो 0 होगा, ऐसा यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो इसकी हाइट हो गई यहाँ पे 0, ये 0 हाइट की हो गई। दूसरे में यहाँ पे कहा है कि इफ देयर आर 2 लेवल ऑफ नोड, 2 लेवल का यहाँ पे नोड आपको दिया हुआ है इस तरीके से।
इस तरीके से दिया हुआ है, 2 लेवल का नोड है। तो इसकी हाइट बोला कि ये 1 होगी, इसका हाइट हो गया 1। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, एक यूजुअल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, और इंसर्शन की जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाइनरी ट्री जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं उसको अल्फाबेटिकली देखना पड़ता है कि कौन सा लेटर रूट है। तो पहला यदि इंसर्शन यदि होता है तो फर्स्ट इंसर्शन में आ गया आपको यहाँ पे बी आ गए, पहला इंसर्शन हो गया आपका बी। दूसरा इंसर्शन आपका है यहाँ पे आई। तो जब आई इंसर्ट होगा तो आई को बी से कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आई बी के पहले आता है या फिर बी के बाद आता है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप देखिएगा तो बी के बाद में आता है आई। तो यदि ये अल्फाबेटिकली यदि बाद में यदि इसकी ऑर्डर आती है तो ये राइट साइड में इसमें जाकर जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आई आके ऐड हो गया, ये आई ऐड हो गई। फिर उसके बाद है एन। एन जो है अल्फाबेटिकली बी के बाद की क्रम की एक लेटर है। तो बी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आई पहले से ही इंसर्ट है, तो फिर इसको आई से कंपेयर करना पड़ेगा एन को। तो कंपैरिजन में हमको मिलेगा क्या, आई के बाद एन आता है। तो आई के बाद आता है इसका मतलब है कि फिर से ये राइट हैंड साइड में जाके एन ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है ए आ गई। तो ए का ऑर्डर आपको देखना है, बी से कंपेयर कीजिए, पहले रूट से कंपेयर करते हैं। तो बी से पहले आता है, तो पहले यदि आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ये ऐड हो जाएगा ए। फिर उसके बाद आर है, तो फिर आर को बी से कंपेयर कीजिए, बी के बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आई यहाँ पहले से इंसर्ट है, तो फिर आई से कंपेयर करेंगे, आई के बाद भी आता है, आई के बाद आता है आर। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले से इंसर्ट है एन, तो फिर एन से कंपेयर करेंगे, यहाँ चेक होगा तो आर एन के बाद आता है, तो ये फिर इसके राइट साइड में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट की है इसका वाई है, तो पहली बार इसको कंपेयर करेंगे बी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपको इसकी पोजीशन बी के बाद आती है, तो ये राइट साइड में ऐड होगा। लेकिन राइट साइड में पहले से आई है, तो फिर आई से कंपेयर करेंगे, तो आई के भी बाद में आता है ये, इसलिए फिर इसके राइट में आएगा। फिर राइट में ऑलरेडी पहले से एन है, तो फिर एन से कंपेयर करेंगे, एन के बाद भी आता है वाई, तो फिर ये राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में पहले से ही आर है, तो फिर आर से कंपेयर करेंगे, तो आर के बाद आता है वाई, तो फिर ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपको राइट साइड में, ये हो गया आपका वाई। अब ये बीच की लाइन जो है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4, ये हो गई आपकी 4 इसकी हाइट होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और आप बने रहिए हमारे साथ अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।